नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल द बायोग्राफीज पर। जब भी भारत की इकोनॉमी पर चर्चा होती है तो एक नाम सबसे ज़्यादा डिबेट में आता है, निर्मला सीतारमण। कोई उन्हें इंडिया की सबसे पावरफुल फाइनेंस मिनिस्टर कहता है तो कोई मिडिल क्लास के लिए सबसे बड़ी डिसअपॉइंटमेंट। किसी के लिए उनके फैसले रिफॉर्म्स है, किसी के लिए इकोनॉमिक बर्डन। 2019 के बाद भारत की इकोनॉमी जिस दौर से गुजरी, स्लो डाउन, कोविड, इन्फ्लेशन, टैक्स प्रेशर, उस हर फेज में निर्मला सीतारमण फ्रंट फेस रही। इस वीडियो में हम उनकी उन डिसीजन की कहानी बताएंगे जिसका असर आपकी जॉब, आपकी सेविंग्स और भारत की इकोनॉमिक डायरेक्शन पर पड़ा। निर्मला सीतारमण का पॉलिटिकल सफर टिपिकल मास लीडर जैसा नहीं रहा। उन्होंने स्टूडेंट पॉलिटिक्स या स्ट्रिक्ट एजुटेशन से पहचान नहीं बनाई, बल्कि पॉलिसी और आइडियोलॉजी के रास्ते पॉलिटिक्स में एंट्री की। आरएसएस और बीजेपी के इंटेलेक्चुअल सर्कल्स में जुड़कर उन्होंने इकोनॉमिक, ट्रेड और इंटरनेशनल रिलेशंस पर काम किया। 2000 के दशक में बीजेपी के भीतर उन्हें एक ऐसे लीडर के रूप में देखा गया जो डेटा के साथ बात करता है। यही वजह थी कि जब पार्टी को इकोनॉमिक अंडरस्टैंडिंग वाले चेहरे की ज़रूरत पड़ी तो उनका नाम आगे आया। 2014 में जब मोदी सरकार बनी तो निर्मला सीतारमण को मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स की जिम्मेदारी दी गई। उन्होंने एफडीए नॉर्म्स आसान करने, मैन्युफैक्चरिंग को अट्रैक्ट करने और एक्सपोर्ट्स बढ़ाने पर फोकस किया। मेक इन इंडिया जैसे प्रोग्राम्स को ग्लोबल मंच पर पुश किया। फॉरेन इन्वेस्टर्स ने इसे पॉजिटिव साइन माना, लेकिन डोमेस्टिक इंडस्ट्री के कुछ हिस्सों ने कहा कि खुली कंपटीशन से छोटे प्लेयर्स दबाव में आ गए। यही वो फेज था जहां उनके डिसीजन ने पहली बार इकोनॉमी में विजिबल इम्पैक्ट दिखाया। 2017 में उन्हें डिफेंस मिनिस्टर बनाया गया, जो अपने आप में बड़ा पॉलिटिकल सिग्नल था। यहाँ भी उनका अप्रोच वही रहा, प्रोसेस स्ट्रीमलाइन करना और डिले कम करना। डिफेंस प्रोक्योरमेंट को तेज किया गया, इंडिजियस प्रोडक्शन पर जोर दिया गया और डिफेंस एक्सपोर्ट्स को पॉलिसी सपोर्ट मिला। लेकिन इसी दौरान राफेल डील को लेकर कंट्रोवर्सी बढ़ी, अपोजिशन ने सवाल उठाए, कोर्ट्स तक भी मामला गया और मीडिया में लगातार बहस चली। सरकार ने ट्रांसपेरेंसी और नेशनल सिक्योरिटी का तर्क दिया। इस पूरे एपिसोड ने उन्हें एक टफ लेकिन पॉलिटिकली एक्सपोज्ड मिनिस्टर बना दिया। 2019 में उन्हें फाइनेंस मिनिस्ट्री सौंपी गई, ऐसे समय में जब इकोनॉमी पहले से ही स्लोडाउन में थी। बैंकिंग सेक्टर एनपीए से जूझ रहा था, कंजम्पशन वीक था और अनएम्प्लॉयमेंट पर बहस तेज थी। मार्केट को उम्मीद थी कि नई फाइनेंस मिनिस्टर बोल्ड रिफॉर्म लाएगी। मीडिया ने उन्हें टेक्नोक्रेट बताया, लेकिन ग्राउंड पर जनता इमीडिएट रिलीफ चाहती थी। यहीं से उनकी हर बजट स्पीच नेशनल डिबेट का हिस्सा बनने लगी। 2019 में जब कॉर्पोरेट टैक्स को 30% से घटाकर 22% करने का फैसला लिया गया, सरकार का तर्क था कि इससे इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, कंपनीज एक्सपांड करेगी और जॉब क्रिएट होंगी। मार्केट ने इसे सेलिब्रेट किया और स्टॉक इंडेक्स ऊपर गए। लेकिन दूसरी तरफ सवाल ये उठा कि रेवेन्यू लॉस कैसे मैनेज होगा। मिडिल क्लास और स्मॉल बिजनेस को लगा कि बड़े कॉर्पोरेट्स को तो ये फायदा मिला, जबकि कॉमन टैक्स पेयर को डायरेक्ट रिलीफ नहीं मिला। ये प्रिस्क्रिप्शन आज भी उनकी सबसे बड़ी क्रिटिसिज्म में गिना जाता है। 2020 में कोविड आया और इकोनॉमी ऑलमोस्ट ठप हो गई। लॉकडाउन के कारण लाखों लोगों की जॉब चली गई और जीडीपी में हिस्टोरिक कॉन्ट्रैक्शन हुआ। इस संकट में सरकार ने आत्मनिर्भर भारत पैकेज अनाउंस किया। ऑफिशियल फिगर्स में पैकेज बहुत बड़ा दिखा, लेकिन एक्सपर्ट्स ने कहा कि इसमें ज़्यादातर लिक्विडिटी मेजर्स थे, डायरेक्ट कैश सपोर्ट सीमित था। सरकार का दावा था कि इकोनॉमी को कोलैप्स से बचा लिया गया, जबकि क्रिटिक्स बोले कि इनफॉर्मल सेक्टर को समय पर मदद नहीं मिली। निर्मला सीतारमण के टेन्योर में टैक्स कंप्लायंस पर सख्ती बढ़ी। जीएसटी इम्प्लीमेंटेशन टेक्निकली बेहतर हुआ, लेकिन कंप्लायंस बर्डन बढ़ा। इनकम टैक्स नोटिसेस, रेट्स और पेनल्टीज ने स्मॉल ट्रेडर्स और प्रोफेशनल्स में डर पैदा किया। फाइनेंस मिनिस्टर ने बार बार कहा कि ऑनेस्ट टैक्स पेयर्स को परेशान नहीं किया जाएगा, लेकिन ग्राउंड रियलिटी में फियर परसेप्शन मजबूत हुआ। न्यूज़पेपर और बिजनेस एसोसिएशंस ने इस मुद्दे को लगातार उठाया। उन्होंने पब्लिक सेक्टर बैंक्स के मर्जेस और रिकैपिटलाइजेशन का फैसला ले लिया। मकसद था वीक बैंक्स को मजबूत बनाना और नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स पर कंट्रोल पाना। लॉन्ग टर्म में बैंकिंग सिस्टम स्टेबल दिखा, लेकिन इमीडिएट असर जॉब्स और रूरल एसेट्स पर पड़ा। एयर इंडिया जैसी पीएसयू की प्राइवेटाइजेशन को इफिशिएंसी रिफॉर्म बताया, लेकिन क्रिटिक्स ने कहा कि नेशनल एसेट्स बेचे जा रहे हैं। ये फैसला इकोनॉमिक लॉजिक और पॉलिटिकल आइडियोलॉजी के बीच टकराव का एग्जाम्पल बन गया। उनके कार्यकाल में पेट्रोल डीजल की कीमतें लगातार बढ़ती रही। सरकार ने ग्लोबल क्रूड प्राइसेस और वेलफेयर स्पेंडिंग का हवाला दिया। फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा कि फ्री राशन और डीबीटी जैसे स्कीम्स गरीबों को प्रोटेक्ट कर रही है, लेकिन मिडिल क्लास को लगा कि महंगाई उनकी सेविंग्स खा रही है। ये गैप इकोनॉमिक एक्सप्लेनेशन और पब्लिक इमोशन के बीच साफ दिखा। 2021 के बाद बजट में
इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग को प्रायोरिटी दी गई। रोड्स, रेलवेज, डिफेंस, मैन्युफैक्चरिंग और कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ाया गया। सरकार का मानना था कि इससे लॉन्ग टर्म ग्रोथ और एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। एक्सपर्ट्स ने इसे स्ट्रक्चरल रिफॉर्म कहा, लेकिन आम जनता को इसका फायदा तुरंत महसूस नहीं हुआ। 2022 के बाद निर्मला सीतारमण का सबसे बड़ा चैलेंज इकोनॉमी नहीं बल्कि ग्लोबल इंस्टेबिलिटी थी। रशिया यूक्रेन वॉर के कारण क्रूड ऑयल, फर्टिलाइजर्स और फूड प्राइसेस इंटरनेशनल लेवल पर बढ़े। भारत ने डिस्काउंटेड रशियन ऑयल खरीदा, जिससे इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने में मदद मिली, लेकिन ग्लोबल प्रेशर और डिप्लोमेटिक क्रिटिसिज्म भी झेलना पड़ा। फाइनेंस मिनिस्टर ने फिस्कल डिफिसिट को कंट्रोल में रखने की कोशिश की, जबकि वेलफेयर स्पेंडिंग भी जारी रखी। फ्री राशन स्कीम को एक्सटेंड किया गया, कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ता रहा और सब्सिडीज केयरफुली कैलिब्रेटेड की गई। सपोर्टर्स ने कहा कि इंडिया ने ग्लोबल चाउर्स के बीच माइक्रो स्टेबिलिटी बनाए रखी, जबकि क्रिटिक्स बोले कि रियल इनकम ग्रोथ स्लो रही और मिडिल क्लास पे दबाव बना रहा। निर्मला सीतारमण की पॉलिटिकल जर्नी को एक सिंपल लेवल में बांधना मुश्किल है। उनके फैसलों ने इंडिया की इकोनॉमी को स्ट्रक्चरली मजबूत किया, लेकिन शॉर्ट टर्म पेन को इग्नोर नहीं किया जा सकता। और फैसला जनता का है कि भारत को ऐसे टच रिफॉर्म चाहिए या ऐसे लीडर्स जो इमीडिएट रिलीफ को प्रायोरिटी दे। आपकी क्या राय है कमेंट में ज़रूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही और एक कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।